हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश कुमार, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं जो कि 11th कॉमर्स की क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो आपकी बुक में है, जिस स्टूडेंट के पास बुक है तो वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो इंट्रोडक्शंस का था, जिसमें आपने सबने सीखा कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, उसके यूजर और अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उसके ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, ये सब आपने देखा। फिर उसके बाद हमने अगली एक वीडियो में देखा कि अकाउंटिंग टर्म्स यानी कि जो अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं कि हम अकाउंट जब बनाएंगे या अकाउंटिंग जब करेंगे तो उनमें कौन कौन से वर्ड्स को यूज करेंगे। तो उसके लिए हमने अपने वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं और एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने इसके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट अकाउंट्स, कैपिटल और ड्राइंग्स और लायबिलिटीज तक हम उसको कर चुके थे। मैं एक बार शॉर्टली एक बार समझा देता हूँ इन सभी को, फिर दोबारा से हम आगे चलते हैं। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस मैंने बताया था बेटा कि जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए और जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं, जैसे असेट्स, लायबिलिटीज होंगी। फिर उसके बाद इवेंट की बात की थी। इवेंट क्या होता है कि इवेंट यानी कि जब आप कोई भी काम करते हो तो उस काम को करने से क्या रिजल्ट मिलता है, वो इवेंट होती है। अकाउंट फिर उस जो इवेंट का जो काम हुआ था उसको कहाँ कहाँ पर वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उस इम्पैक्ट को जहाँ पर जो उसका रिजल्ट क्लैरिफाई हो रहा है या जिस किस किस को इफेक्ट करेगा, वो अकाउंट्स कहलाता है, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड की पूरी समरी होती है वो। फिर हमने बात की थी कि कैपिटल, तो कैपिटल क्या होती है, जब बिजनेसमैन जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, तो उसको कैपिटल कहा जाता है। और उसी कैपिटल में से अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। और फिर हमने बात की थी बेटा की लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज के बारे में मैं आपको बता चुका, फिर भी बता देता हूँ कि ऐसी कोई भी हेल्प जो बिजनेस को मिलती है बाहर से, अदर पर्सन से जो मिलती है, उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये ऐसी कोई हेल्प जो कि हमें बाहर से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मिलती है, जो कि हमने फ्यूचर में उसको वापस लौटाना है, पे करना है, वो लायबिलिटीज होती है। तो ये हमने देखा था कंप्लीटली। फिर हमने बात की थी कि इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल। तो इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस को पैसा देता है तो वो इंटरनल होती है, और बाहर के पर्सन बिजनेस को हेल्प करते हैं तो वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज अब हम बात करेंगे। तो जो हमारे पास लायबिलिटीज थी उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था, एक लॉन्ग टर्म जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, और एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताया था बेटा कि ऐसी कोई मदद जो हमें मिल चुकी है और उसकी पेमेंट या उसको हमने जब चुकाना है, पे करना है, वो कब करना है, वो मोर देन 1 ईयर के बाद करना है, यानी कि लंबे समय के बाद हम पे करेंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। आई थिंक सबको समझ आया होगा। फिर करंट लायबिलिटीज की बात की थी। तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिसकी पेमेंट हम, जो मदद हमें अब मिल चुकी है, उस चीज को लौटाना है वापसी, तो वो 1 साल के अंदर अंदर हम उसको लौटाएंगे, तो वो क्या कहलाती है बेटा, आपको करंट लायबिलिटीज कहलाती है। तो ये यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आती है असेट्स। असेट्स को क्या बोलते हैं बेटा, असेट्स को बोलते हैं हम संपत्ति। संपत्ति यानी कि कहने का मतलब ऐसी कोई वस्तुएं जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करें, यानी कि ऊपर ले जाने में हमारी हेल्प करें, यानी कि हम अपने बिजनेस जो है वो बढ़ाएं, प्रॉफिट कमाएं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए। उन इक्विपमेंट को ही हम संपत्ति कहते हैं, असेट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जहां रहते हो वो आप बहुत सारी संपत्तियों के पास को यूज करते हुए बड़े होते हो, जैसे आपका घर है, फर्नीचर है, आपका व्हीकल है, आपके क्लोथ्स वगैरह हैं, आपके घर में फ्रिज, मशीन, टीवीज वगैरह जो भी हैं, ये सारी क्या है, आपके घर की असेट, संपत्ति बोली जाती है। आप कहते हैं ना भाई ये सारी मेरी प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति। तो ऐसे ही बिजनेस के लिए भी, बिजनेस को चलाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो उस बिजनेस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। देखिए, एनीथिंग विच द positions or which the property of the business enterprise including amount due to from others is called assets। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो भी
हमारे पास है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो चाहिए, जो हम जिनको देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते और वो भी हमारे बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? असेट्स बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। जिसमें देखिए कैश और बैंक बैलेंस, अगर बैंक है हमारे पास, कैश है, वो भी हमारा बिजनेस को बढ़ाने में आगे हेल्प करता है, तो वो भी है संपत्ति होगी। स्टॉक भी संपत्ति है, फर्नीचर भी, मशीनरी भी, लैंड एंड बिल्डिंग भी, बिल्स रिसीवेबल्स में इनके बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं। मनी ओइंग्स बाय डेटर्स, यानी कि जो डेटर्स जो उधार में सामान बेचते हैं उनके लिए, सब क्या होती है? हमारे लिए संपत्ति होती है। तो अभी हम इन जो ये कुछ वर्ड्स है जो कि मैंने अभी अभी नई वर्ड्स बोले हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में आपको अभी समझाऊंगा। तो बेटा समझ में आया? देखिए जो फेनियन मिलर ने जो डेफिनेशन दी एसेट्स की, वो क्या है कि एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि आज हमारे पास जो एसेट्स है वो हमें फ्यूचर तक बेनिफिट करेगी। हमें जैसे हमारे पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कई सालों तक हमें प्रोटेक्ट करेगी। फैक्ट्री में कोई बिल्डिंग बनाई है तो वो बिल्डिंग हमें कई सालों तक हमें फायदा देगी। बिंग्स विच द ओन द कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल, यानी कहने का मतलब जो संपत्ति है, जो इकोनॉमिक जो प्रॉपर्टी फ्यूचर तक हमें हेल्प करेगी, और जो किसके कंट्रोल में है? जो कंट्रोल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था या एक इंडिविजुअल, तो वो सब क्या कहलाती है आपकी? मतलब एक सिंगल आदमी भी कंट्रोल कर सकता है तो वो संपत्ति कहलाती है। तो इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको दिखाई हैं। तो क्या है कि द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूबल, जितने रिसोर्स है उनकी वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यूबल हो। वो क्या होगी? रिसोर्स मस्ट बी ओन बाय बिजनेस, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, बिजनेस उसका ओनर हो। और रिसोर्स मस्ट बी इक्वल टू मेजरेबल मनी कॉस्ट, तो उनको हम इजिली मेजर कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं उनकी मनी कॉस्ट को कि कितने की है वो, कभी भी। ठीक है बेटा, तो इसको असेट्स बोलते हैं। अब इसके टाइप देखते हैं। तो सेम एज इट इज हम बात करेंगे कि एक तो होती है नॉन करंट एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स। तो एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स, तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। इनमें देखेंगे कि कैसे क्या होता है। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो एसेट्स हमारे बिजनेस को लंबे समय तक हेल्प करती हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट का मतलब शॉर्ट, नॉन का मतलब शॉर्ट नहीं, यानी कि लंबे समय के लिए। तो नॉन करंट देखिए डेफिनेशन लिखिए, नॉन करंट एसेट्स रेफर टू द those assets which are hold in for continue use in business purpose, producing goods and service not meant for sale, यानी कहने का मतलब एक लंबे समय के लिए हम उसको कंटिन्यू बिजनेस में यूज करते हैं। किसमें? प्रोड्यूसिंग का मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना, पैदा करना, गुड्स एंड सर्विसेज। इनको हम बेचने के लिए नहीं, हम इनको केवल यूज करने के लिए क्या करते हैं? रखते हैं, अपने होल्ड का मतलब कंट्रोल में रखते हैं। उनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि नॉन करंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम पैसा खर्च करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी, जिसमें हम कुछ को फिक्स एसेट्स मानते हैं, कुछ को करंट एसेट्स मानेंगे, अभी देखेंगे। तो फिक्स एसेट्स मतलब एक बार फिक्स कर दी गई, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये क्या है बेटा? हम फिक्स एसेट्स में डालते हैं कि यानी कि जिसको नॉन करंट एसेट्स भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम भी फिक्स एसेट्स है, क्योंकि इनको हम लंबे समय तक यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने घर बनाया और 2 महीने बाद तोड़ देते हैं फिर बनाने के लिए, नहीं। तो एक बार बना दिया तो हम 15, 20, 30 साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, उसी को हम यूज करते हैं। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी, जो बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, वो उनको हम रख लाते हैं और वो कई सालों तक हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारे पास? नॉन करंट एसेट्स। इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होती है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख या छू सकते हैं, जिनको हम देख या छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स। मतलब क्या हुआ? जिसको हम देखकर कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक संपत्ति है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, हम हाथ लगा के कह सकते हैं भाई ये फर्नीचर है, ये एक लैपटॉप है, जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये मशीन है, ये व्हीकल है, ये बाइक है, ये मतलब ट्रक है। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स होंगी। कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम इंटेंजिबल बोलते हैं, जिनको देख या छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। जैसे बेटा मैं बात करूं कि आपका आपका आप एक फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि आप एक छोटे से स्टार्टिंग स्टेज है,
आप एक चार्टेड अकाउंट बनते हो, आपका कोई नाम नहीं है, कोई वो नहीं है, या फिर आप एक लॉयर बनते हो, वकील बनते हो, डॉक्टर बनते हो, तो पहले दिन बन के आते हो तो आपके पास वही नॉलेज होती है, वही सब कुछ होता है जो आपको अगले 5 साल देना है। लेकिन आप उसको ऐसे अपना एक्सपीरियंस करते हो, काम करते हो, लोग आपको जानते हैं, और जानते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी कि आपकी फीस या आपकी जो इनकम है वो ग्रोथ होती जाती है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर हम मूवीज की बात करते हैं, जो मूवीज में एक्टर्स होते हैं, हीरो हीरो होते हैं, तो वो स्टार्टिंग में आते हैं तो उनकी जो पेमेंट होती है बहुत कम होती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग करें। जैसे मैं बात करूं, जैसे शाहरुख खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, पुराने जो हीरो हैं, इनकी अगर हम बात करें तो जब ये शुरू में आए थे तो इनकी बहुत कम पेमेंट होती थी, बहुत कम रुपीज में ये फिल्म बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, काम तो वो वैसा ही कर रहे जैसे पहले करते थे, लेकिन इनका नाम होता चला गया, इन्होंने बड़ी फिल्में दी तो इनकी जो पेमेंट थी वो बढ़ती चली गई। तो ये क्या है बेटा, ये आपके लिए इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स है तो जिसको हम छुए देख नहीं सकते। तो ये क्या है, हमें हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि जब बिजनेस शुरू में स्टार्ट किया जाता है तो वो क्या होता है कि नॉर्मल होता है, उसको इतने ज्यादा कस्टमर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत अच्छे से काम करते हैं तो उसका नाम होता है, वो ब्रांड बनता है, और उसमें प्रॉफिट यानी कि सेल बहुत ज्यादा होने लगती है लोगों के। जैसे कि लोग कहने लगते हैं कि हाँ भाई हमने उसका प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे पेस्ट की बात आती है, तो सुबह उठते पेस्ट करते तो आज भी लोगों के टंग पर हमेशा ही रहता है कि भाई पेस्ट ना बोल के अपने लोकल जगह पे कोलगेट। तो कोलगेट क्या है कि भाई हम जैसे दुकान पर जाएंगे तो हम कहेंगे भाई कोलगेट दे दो, तो कोलगेट ही देगा। तो यानी कि कोलगेट ने अपने आप को इस तरह मतलब काम किया और इस तरह लोगों के माइंड पे छाप छोड़ी कि भाई लोग उसी को खरीदते हैं। हम बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम बाइक की बात करें तो बाइक में पहला ही नाम आता है, मैक्सिमम जो लोग कहते हैं कि भाई हम तो हीरो की बाइक लेंगे, हीरो होंडा की लेंगे, या फिर हम गाड़ी की बात करते हैं मारुति की। तो ये क्या है कि यानी कि टंग वर्ड्स बन चुके हैं। तो ये क्या है कि एक्सपीरियंस के बाद उनकी वर्डिंग ऐसे हुई, इनकी काम ऐसे हुआ, तो उनको क्या बोला जाता है, गुडविल बोली जाती है। वो एक गुडविल होती है जो कि हम इंटेंजिबल एसेट्स में करते हैं। ये चीजें भी हमारे लिए क्या करती हैं, ये सारी चीजें भी हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। देखिए बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स, दोज एसेट्स नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हम देख या छू नहीं सकते, हम उसको केवल फील कर सकते हैं, ओनली फील कि हाँ ये चीज है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कभी एग्जिस्ट, ये कहीं कोई जगह नहीं घेर रहे ना, तो कोई ये है, आपको केवल सुनने को मिल रहा है। जो भी ये आपको वीडियो मिल रही है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर में है। तो ये क्या है, ये सारी, जैसे गुडविल हो गई। पेटेंट क्या होता है बेटा, गुडविल मैंने आपको बताया प्रशंसा, यानी कि किसी का अच्छा नाम, गुड नाम, प्रसिद्धि, वो गुडविल होती है। पेटेंट क्या होता है कि जैसे बेटा मैंने आपसे बात की, तो पेटेंट का मतलब है कि आपने कोई रिसर्च की, आपने कोई रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद आपने कोई रूल बना दिया या कोई कोई टेक्नोलॉजी बनाई, उस टेक्नोलॉजी को आप क्या करते हो बेटा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, नहीं तो कोई कॉपी कर लेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, एप्पल ने एप्पल फोन बनाया, तो उसने उसको क्या करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया। तो रजिस्टर्ड करवा लिया तो उसके पास वो पेटेंट है, तो वो कहता है मेरे पास ये पेटेंट राइट है, कोई और उस चीज को नहीं बना सकता, क्योंकि बनाएगा तो वो उसकी कॉपी करेगा तो वो उस पर केस कर सकता है। आपने देखा होगा कि एप्पल का फोन एप्पल ही बनाता है, कोई और कंपनी नहीं बनाती उस जैसा मॉडल सेम डिटो। तो वो क्या हो गया, पेटेंट हो गया, यानी रिसर्च करके हम उस रिसर्च को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो पेटेंट बन जाती है, और उसी की एक वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू, जिससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि आपने कोई बुक लिखी, जैसे मैंने कोई बुक लिखी और उस बुक को क्या करवा दिया, कॉपीराइट करवा दिया। अब उस बुक को की फोटोकॉपी कोई नहीं करवा सकता, वो एक क्राइम है। आपने वही बुक खरीदनी होगी, ना ही उसको कोई उसकी मतलब उसको पढ़ के उसी टाइप की कॉपी, यानी कि कोई और नहीं बना सकता, वही जो बन गई वही रहेगी, और कोई उसको पब्लिश भी नहीं कर सकता। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, रजिस्टर करवा देते, वो कॉपीराइट बन जाता है कि भाई ये हमारा कॉपीराइट है, इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा हर कंपनी अपना एक लोगो बनाती है। जैसे टाटा का लोगो हो गया आपके पास, जैसे आपके पास रिवॉक का हो गया, एडिडास का हो गया, आप उस लोगो को देखते ही पहचान लेते हैं। जैसे मारुति सुजुकी का हो गया, होंडा का हो गया, ठीक है, हीरो का हो गया, जो कि ये सब क्या है आपके पास, ये उनके लोगो होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। भाई ये इसका बिजनेस का मार्क है कि ये इसके नाम को शो करता है,
ठीक है बेटा। तो ये भी क्या है, वो मार्क भी जैसे मैं बात करता हूँ, आप शूज लेने जाते हो, अगर उस पर एडिडास का मोहर या टैग लगा हुआ है तो वही शूज आपको 5-6 हज़ार रुपए के मिलेंगे, और अगर उस पर कोई टैग नहीं तो वो आपको नॉर्मल मिल जाएंगे 1000-2000 में। तो यानी कि वो उस ब्रांड को शो करता है कि भाई हाँ ये उस कंपनी का सामान है और ये ओरिजिनल होगा, तो ये महंगा होगा, इसलिए वो क्या होते हैं कि उनके बिजनेसेस में ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उनका कोई वो नहीं है कि क्योंकि वो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं और वो चलते हैं, काम करते हैं, इन सबको बेटा बोला जाता है हम इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, समझ में आया। उनकी वैल्यू होती है, जैसे कि पेटेंट में हम नो हाउ करते हैं, नो हाउ का मतलब हम कुछ नया बनाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो बिजनेसमैन क्या करता है उसको गुड्स बनाने में हेल्प करता है, गुडविल उनकी उनके नाम को फेमस करती है। तो ये क्या है बेटा, आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स है। आई थिंक सबको समझ आया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपने देखा कि नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में हमने दो टाइप देखे, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होती है बेटा, ऐसी एसेट्स जिनका यूज हम 1 साल के अंदर अंदर कर लेते हैं, या तो वो खत्म हो जाती है या उनको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनको हम जानेंगे कि जिनका यूज हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कैश विद इन 1 ईयर, या तो उसको सेल कर देते हैं या मैनेजमेंट उसको यूज कर लेती है। तो जिसमें हम शॉर्ट लाइव्ड या एक्टिव जो एसेट्स बोलते हैं, जैसे डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम आगे भी बात करेंगे। डेटर्स का मतलब होता है जिन लोगों को हम उधार में सामान बेचते हैं। तो उधार में सामान बेचा, तो उधार में हमने सामान बेचा तो कुछ दिन के बाद वो हमें पैसा लौटा देंगे। तो क्या हो गया कि हमने सामान बेचा, वो सामान ने हमें थोड़े दिन बाद हमें क्या करवा दिया, कैश कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कन्वर्ट इनटू कैश। तो वो क्या बोली जाएगी, हमें करंट एसेट्स बोली जाएगी। ऐसे बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, इनके बारे में मैं समझाऊंगा। तो कहने का मतलब ऐसी संपत्ति जिनका यूज हम 1 साल के अंदर या जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, करंट एसेट्स बोलते हैं। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपके पास नॉमिनल एसेट्स या फिक्टिटियस एसेट्स। नॉमिनल का मतलब होता है बेटा नाम मात्र। वो नाम नाम की होती हैं, वो हमारे हमारे लिए कोई ज्यादा यूज नहीं होते, एक बार हम कर चुके होते हैं, खर्चा कर चुके होते हैं, तो उनका हम अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन उसी को ही हम आगे काम करते हो तो हमें फायदा देती है। देखिए, ऐसी एसेट्स, दोज एसेट्स कैन नॉट बी रियलाइज कैश और नो फर्दर बेनिफिट ड्राइव टू दीज एसेट्स। कहने का मतलब क्या है कि एक बार अगर इस संपत्ति पर खर्चा कर दिया तो वो कभी भी हमें दोबारा कैश रियलाइज नहीं करेगी, और ना ही वो उसका पीरियड खत्म होने के बाद हमें बेनिफिट करेगी। सच एसेट्स इंक्लूड डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब बेटा, एंड एक्सपेंडिचर येट राइट ऑफ सच द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। देखिए सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ, आप टीवी में ऐड देखते होंगे, टीवी में ऐड देखते होंगे, कोई भी ऐड उठा लो, चाहे वो साबुन की दिखा लो, किसी भी प्रोडक्ट की ऐड देख लो, तो उस ऐड में साफ साफ जो होता है कि भाई आपको, जैसे कोका कोला की ऐड है, तो कोका कोला ने किसी टीवी चैनल के साथ एग्रीमेंट किया और उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, आपने इसको 5 साल तक चलाना है, 5 ईयर तक चलाना है। तो उन्होंने क्या दे दिया, 100 करोड़ रुपए दे दिए। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए देते वो ऐड बन गई, जो खर्चा हो गया कंप्लीटली, और वो चलाने लग गए। 1 साल के बाद आपको लगा कि भाई आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रहा, आप बंद कर रहे हो या फिर इसका नाम चेंज कर रहे हो, तो ये टीवी चैनल आपको बचे हुए यानी कि 80 करोड़ रुपए, मान लीजिए हम 5 करोड़ 20-20 करोड़ के हिसाब से हमने उनको हर साल के लिए एडवांस में दे दिए 100 करोड़, तो 80 करोड़ ये वापिस नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होती है, एक बार कर चुके हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई होल्डिंग लगा दी, तो वो होल्डिंग लगा दी, या अगर वो टूटती है या वो होती है या रखी भी है, तो वो क्या है कि एक बार जो हो गई उसके बाद किसी ने देखी तो उसको फायदा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी एसेट्स होती है, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं फिक्टिटियस या नॉमिनल एसेट्स, कि ऐसा खर्चा जो एक बार होने के बाद वो हमें बेनिफिट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, और ना ही हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी एसेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉमिनल एसेट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा सभी को। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स। देखिए, तो आपको
लायबिलिटीज और एसेट्स में डिफरेंस समझ में आ गया। लायबिलिटीज आपने देखा कि लायबिलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की आपने देखा, करंट और नॉन करंट। फिर असेट्स को आपने देखा, असेट्स भी नॉन करंट और करंट देखी। करंट नॉन करंट में आपने टेंजिबल और इंटेंजिबल को देखा। अब देखिए बेटा, दो फंडे होते हैं बिजनेस के, दो रूल होते हैं, एक होती है कैपिटल और एक होती है रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब होता है कि बड़े लेवल पर, और रेवेन्यू का मतलब होता है छोटे यानी कि कमाई। सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊं बेटा कि कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब बगैर मेहनत, रिसिप्ट्स का मतलब मिलना, कैपिटल का मतलब होता है बड़े लेवल पर, यानी कि पूंजी हम बोलते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि हमें इसको चुकाना होगा, आज जो हमने मिला है इसको हमने पे करना होगा फ्यूचर में। बगैर मेहनत हमें कुछ मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट, और जो मेहनत करके हमें मिलता है उसको रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कमाना, कमाने के बाद जो मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल, एक स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैपिटल रिसिप्ट में हमें फ्यूचर में चुकानी होती, कुछ नहीं चुकानी होती। देखिए आपने क्या लिया, आपने एक लोन लिया बैंक से, बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपको लोन दे दिया, वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि आपने फ्यूचर में चुकानी होगी वो। अभी आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, आप बैंक के पास गए और बैंक से कहा कि भाई हमें लोन दे, तो बैंक ने लोन दे दिया, आपने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया और बिजनेस चालू कर दिया। तो ये हो गई आपके पास कैपिटल रिसिप्ट। आपने किसी बंदे से उधार रुपए मांग लिए, या आपकी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी थी वो आपने बेची और उससे पैसे ले लिए, या फिर वो मिल गई आपको, तो ये क्या है बेटा आपके पास कैपिटल रिसिप्ट। सेकेंडली रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जो आप मेहनत करके कमाते हो। मान लो आपने सामान खरीदा फिर उसको बेचा, तो मेहनत हुई, मेहनत करने से जो आपको मिला उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि डेली रूटीन में जो हम काम करेंगे तो उससे मिलने वाला, उस एफर्ट से जो मिलने वाला पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। समझ आया बेटा? जो छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला था वो ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, आपका दूर का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार कौन से है, बहुत दूर के रिश्तेदार। मान लीजिए आपके जो नाना जी हैं उनके एक लौती ही संतान थी आपकी मम्मी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। अब आपके नाना जी हो गए बुजुर्ग, बूढ़े हो गए, आपको पता है कि भाई जैसे ही मरेंगे वो प्रॉपर्टी मम्मी के पास आनी है और मम्मी से आपके पास आनी है। तो आप उस प्रॉपर्टी पर आंख उठाए हुए देख रहे हो कि भाई कब नाना जी टपके, कब मरे और कब वो प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो क्या है कि अगर आपने, आपको वो जो प्रॉपर्टी है वो बगैर कोई मेहनत से नाना जी की डेथ हो जाती है और वो आपको मिल जाती है, तो वो तो हो गई बेटा आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि बगैर मेहनत से आपको कुछ मिल गया। मैं बात करूं कि भाई आपने उस प्रॉपर्टी को कमाने के लिए मेहनत करके, ऐसी प्रॉपर्टी मेहनत करके कमाई, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वही प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हो, आपने मेहनत की, आपने प्लानिंग की अच्छे से कि भाई कैसे नाना जी को रास्ते से हटाया जाए, कैसे उनको मारा जाए, आपने प्रोफेशनल किलर ढूंढे, आपने प्लानिंग की, पसीना वगैरह मेहनत की, तो उससे जो मिला वो क्या होगा, आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। तो आप सबको समझ में आया पॉइंट? तो क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये हो गया आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स और ये है आपके पास रिवेन्यू रिसिप्ट्स। आई होप सबको समझ में आ गया, क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल देखिए, अमाउंट रिसीव्ड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, आपने कोई अपनी संपत्ति को बेचा और उससे जो पैसा मिला वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं थी। आपके पास प्लॉट था, प्लॉट बेचा, प्लॉट बेचने से जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूट प्रोप्राइटर पार्टनर्स ओन द इशू शेयर डिवेंचर, यानी कि कंपनी क्या करती है, लोन लेती है किसी से, या किसी से पैसा मांगती है, उधार मांगती है, जो बाद में लोन लौटाना हो, तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जो आप मेहनत करते हो, जैसे आपने सामान को बेचा, फिर आपने कोई सर्विस रेंट पर दी, या कोई इंटरेस्ट मिला, आपने कोई पैसा किसी को दिया था उससे इंटरेस्ट मिला, तो ये क्या है बेटा आपके पास,
रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो आज के लिए हमने बस इतना ही करना है। इसी के नोट्स बनाने हैं आपने अपनी लैंग्वेज में। ये 8 जो टर्म है वो आपने रिकॉर्ड करनी है, नोट करनी है और समझनी है। किसी भी टर्म में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।